तो सोचिए कि आज के ज़माने में एक पूरा का पूरा किसी जो गांव है वो किसी संस्थान की मिल्कियत हो सकता है। क्या हिंदुओं का गांव किसी मुस्लिम संस्था की संपत्ति हो सकता है? आपको जानकर थोड़ा अचरज होगा, लेकिन तमिलनाडु में कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ त्रिची के एक गांव पर तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है। गांव की पूरी संपत्ति को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बता दिया है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन आप पहले इस पूरी खबर को देखिए। तमिलनाडु के त्रिची जिले का यह गांव अचानक चर्चा में है। कई पुश्तों से तिरुचिरापल्ली गांव में रहने वाले लोग आज हैरान हैं। लोग हैरान ये जानकर हैं कि जो जमीन कई पुश्तों से उनकी थी वो कागज में अब उनकी नहीं रही। जिस जमीन पर उनका घर बना है, जिस जमीन पर वो खेती करते थे, वो अब कागज में उनकी नहीं। हिंदू आबादी वाले गांव के लोग हैरान हैं इस बात पर कि जिस 1500 साल पुराने मंदिर में वो पूजा करते थे, वो मंदिर भी कागज में कब्जे की जमीन पर बना है। ये सब नया खुलासा 200 पन्नों के एक नए दस्तावेज में हुआ है। ये दस्तावेज दिए हैं वक्फ बोर्ड ने। तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड ने नए दस्तावेजों के जरिए दावा किया है कि तिरुचिरापल्ली गांव की पूरी जमीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। गांव में संपत्ति बेचने से पहले वक्फ बोर्ड से एनओसी लेनी होगी। वक्फ की संपत्ति को बेचना, अदला बदली करना, किराए पर देना या ट्रांसफर करना वक्फ एक्ट 1995 के तहत गैर कानूनी है। वक्फ बोर्ड ने बाकायदा रजिस्ट्रार कार्यालय को तिरुचिरापल्ली गांव की संपत्तियों की लिस्ट भी दी है। वक्फ बोर्ड के इस कदम के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस ग्रामीणों को नोटिस भेज रहा है। कई पुश्तों से तिरुचिरापल्ली गांव में रहने वाले लोग अब हैरान हैं कि आखिर कब और कैसे उनकी संपत्ति का मालिक वक्फ बोर्ड हो गया। लोग सवाल पूछ रहे हैं, आखिर किस कानून के तहत अचानक पूरे गांव की संपत्ति पर वक्फ बोर्ड का मालिकाना हक हो गया। तो त्रिची के इस गांव में 95% से ज्यादा आबादी हिंदू है। यहां साल 1985 में करीब 22 मुस्लिम परिवार जरूर आकर बसे थे। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि अचानक गांव की पूरी संपत्ति पर मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कैसे कर दिया। आखिर किस कानून के तहत वक्फ बोर्ड को मनमानी की इजाजत मिली? ये जानने के लिए हमें वक्फ बोर्ड और उससे जुड़े कानून को समझना होगा। दरअसल वक्फ जो है वो उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ होता है वो संपत्ति जो अल्लाह के नाम पर दान दी गई हो। दान में मिली संपत्ति और पैसे को मैनेजमेंट के लिए करने के लिए एक वक्फ बोर्ड होता है। वक्फ बोर्ड के पास दान दी गई किसी भी संपत्ति पर कब्जा रखने या उसे किसी और को देने का अधिकार होता है। यानी वक्फ बोर्ड के पास उन संपत्तियों के मैनेजमेंट का अधिकार होता है। अब सवाल ये कि आखिर जिस गांव में महज 5% मुस्लिम हैं, जिस गांव में मुस्लिम महज 4 दशक पहले आकर बसे हैं, आखिर उस गांव में वक्फ बोर्ड की जमीन कहां से आ गई? यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि अकेले त्रिची जिले में कम से कम 6 ऐसे गांव हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया है। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत में वक्फ का वजूद करीब 800 साल से है। इसकी शुरुआत मध्यकाल में मुस्लिम शासकों की दान की गई जमीनों की देखभाल से शुरू हुई थी। इस वक्त देश में एक केंद्रीय वक्फ बोर्ड है, 32 राज्य वक्फ बोर्ड हैं। यह वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 से रेगुलेट होते हैं। यानी देश में वक्फ बोर्ड को रेगुलेट करने का एक एक्ट भी है। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि वक्फ एक्ट 1995 के नियमों के मुताबिक वक्फ बोर्ड सिर्फ उस संपत्ति पर दावा कर सकता है जो इस्लाम धर्म को मानने वाले किसी शख्स ने धार्मिक काम के लिए दान में दी हो। तो फिर तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने पूरे गांव को अपनी संपत्ति कैसे घोषित कर दिया? क्योंकि सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ये जमीन दान में दी किसने? वक्फ कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास गैर मुस्लिमों की संपत्ति पर दावा करने का अधिकार नहीं है। वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 में कहीं नहीं लिखा कि वक्फ बोर्ड किसी निजी प्रॉपर्टी पर अपना दावा ठोक सकता है। तो फिर तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं के गांव की संपत्ति पर कैसे दावा किया? दरअसल इसका पेच भी वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 के प्रावधान ही है। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 3 बताता है कि अगर वक्फ सोचता है कि जमीन किसी मुस्लिम से संबंधित है तो ये वक्फ की संपत्ति है। सोचिए, सोचने से ही संपत्ति हो जाती है। यहाँ वक्फ का सिर्फ सोचना ही काफ़ी है। वक्फ को इसके लिए किसी सबूत की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। अगर वक्फ ने ये मान लिया कि संपत्ति उसकी है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इसके लिए वक्फ की ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही आप जा सकते हैं। वक्फ एक्ट सेक्शन 85 कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल को आप संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो ये ज़मीन
आपको ज़मीन खाली करने का आदेश वहां से मिल जाएगा। ट्रिब्यूनल का फैसला ही अंतिम होगा। कोई सिविल कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले को बदल नहीं सकता है। वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 कहता है कि जब वक्फ बोर्ड किसी शख्स की ज़मीन पर दावा करता है तो ज़मीन पर दावा सिद्ध करने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की नहीं होती है, बल्कि ज़मीन के असली मालिक को अपनी ज़मीन पर मालिकाना हक साबित करना होता है। यानी अगर वक्फ बोर्ड किसी ज़मीन पर दावा कर दे तो वो ज़मीन वापस पाना आम आदमी के लिए बेहद मुश्किल है। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड को यह अधिकार 1995 में वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव के बाद मिले। इस बदलाव के बाद वक्फ बोर्ड की मनमानी लगातार देखने को मिली। तो 1995 में वक्फ एक्ट में बदलाव के बाद वक्फ बोर्ड की संपत्ति तेजी से बढ़ी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस वक्त वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के मामले में ये तीसरे नंबर पर है अमीर संस्था अगर कहा जाए तो। वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,54,509 संपत्तियां हैं। ये संपत्तियां 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैली हुई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड्स के पास है। सेना के पास करीब 18 लाख एकड़ जमीन है, जबकि देश में रेलवे की चल अचल संपत्ति करीब 12 लाख एकड़ में फैली हुई है। यहाँ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि साल 2009 में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां 4 लाख एकड़ जमीन पर फैली हुई थी, जो अब बढ़कर दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी हैं। अब सोचने की बात यह है कि जब देश में जमीन ही उतनी है जितनी पहले थी, तब वक्फ बोर्ड की संपत्ति क्यों और कैसे डबल हो गई। जाहिर है वक्फ की जमीन बढ़ने की वजह तिरुचिरापल्ली गांव जैसी घटनाएं हुई।